नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाएं। चलिए विचार पढ़ लेते हैं। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए यह जरूरी है। इंसान जो है उसे कठिनाइयों की आवश्यकता बहुत होती है। यदि जिंदगी में कठिनाई नहीं होंगी किसी की लाइफ में तो क्या होगा? सफलता जब उसे प्राप्त होगी तो उस आनंद की अनुभूति नहीं होगी जो कठिनाइयों से प्राप्त होने पर उस आनंद की अनुभूति होती है। जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद प्राप्त करते हैं, उस चीज़ को पाकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। इसलिए कठिनाइयों की आवश्यकता ज़रूर होती है, आनंद उठाने के लिए तो ज़रूरी होती है। ठीक है, कठिनाइयों से मत डरिएगा, उनका सामना कीजिएगा डटकर। उनको भी बता दो कि हम तुमसे रुकने वाले नहीं हैं भाई, कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाओ हम सबको पार कर लेंगे और एक दिन विजय पताका फहराएंगे। चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सोना महंगा है रेखांकित शब्द में वचन है। सभी लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। सोना महंगा है रेखांकित शब्द में वचन बताना है। एक वचन है, बहुवचन है, दोनों हैं या कोई नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा इसका। सोना महंगा है, वाक्य में प्रयोग भी कर दिया है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? सोना क्या होता है? एक वचन होता है हमेशा। सोना का बहुवचन होता ही नहीं है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बहुवचन नहीं होता है, बस एक ही वचन होता है। जैसे सोना शब्द है, ये एक वचन में ही प्रयोग होता है, बहुवचन इसका नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे आभूषण बने सोने के, तो उसमें सोना बहुवचन नहीं होगा, आभूषणों को बहुवचन प्रयोग कर लेंगे, सोना सोना ही रहेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, लोग शब्द में वचन पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा विकल्प सही होगा। एक वचन होगा, द्विवचन होगा, बहुवचन होगा या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा आंसर होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बहुवचन, लोग जो शब्द होता है ये बहुवचन में प्रयोग होता है हमेशा, इसका एक वचन नहीं होता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग में होते हैं हमेशा, एक वचन में भी उन्हें प्रयोग करेंगे तो बहुवचन में ही प्रयोग होंगे। कभी एक व्यक्ति के लिए आपने लोग लगाया है, लोग शब्द का प्रयोग किया है? नहीं किया ना। जब बहुत सारे होते हैं तभी आप लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं आज, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, है ना। लोग शब्द को सिंगल ही प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है? बहुवचन का ही शब्द होता है। 50 लोग, 100 लोग, 1000 लोग, कितने भी आ जाएं, लेकिन ये शब्द ज्यों का त्यों ही रहता है। ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे दर्शन है, प्राण है, बाल है, लोग है,
या हस्ताक्षर है, ठीक है। ये ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष शब्द दिया हुआ है और पूछा है कौन सी संधि है। आपको बताना है गुण संधि है, दीर्घ संधि है, आदि संधि है, ऋण संधि है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सी संधि है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए कौन सी संधि है इसमें। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यण संधि है प्रत्यक्ष शब्द में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद है। ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद पूछा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपना। ये भी बता देना इसमें कौन सी, साथ में ये भी बता देना ऋग्वेद में कौन सी संधि है। संधि विच्छेद कैसे होगा ये भी बताना है और कौन सी संधि है ये भी बताना है। जल्दी से अपने अपने आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर हमारा सी बिल्कुल सही होगा। ऋग प्लस वेद, ऋग्वेद, ठीक है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा है हमसे, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बताना है आपको कौन सा कारक है। अपादान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है या अधिकरण कारक है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कौन सा कारक है। मैंने आपको कल भी बताया था, से विभक्ति अपादान में लगती है। करण कारक में से या के द्वारा लगती है। कर्म कारक में को विभक्ति लगती है। अधिकरण कारक में मैं और पर विभक्ति लगती है। अब आपके लिए प्रश्न आसान हो गया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया है दोनों में से आ रही है, करण कारक में और अपादान कारक में। लेकिन ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि जो ये वाली से है ये अलगाव के लिए है। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं वृक्ष से। जहाँ कोई चीज़ अलग हो रही होती है उसमें अपादान कारक होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। क्या है? कुसुम है, पुष्प है, प्रसून है या पुंडरीक है। सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सभी लोग तो हम यहाँ भी यूज़ करते हैं। आप बहुत सारे लोग हो, लेकिन क्या है कि वो शब्द फिर भी सिंगल ही प्रयोग हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए आप इसको बताइए। कमल का पर्यायवाची शब्द है कुसुम, पुष्प, प्रसून या पुंडरीक। कौन सा होगा इसमें से आंसर? आंसर ले लेते हैं। कुसुम जो है किसका पर्यायवाची है? ये कुसुम, पुष्प, प्रसून ये सभी किसके हैं? फूल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। और पुंडरीक जो है ये किसका है? ये कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
क्या होगा इसका आंसर? जो दूसरे के सहारे जीवित रहे। परावलंबी, पराश्रित, परोपजीवी या पराधीन? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या होगा आंसर? जो दूसरे के सहारे जीवित रहे उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द बताना है हमें। चलिए आंसर ले लेते हैं हम। आंसर क्या होगा इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। परोपजीवी कहते हैं उसे, परजीवी भी कहते हैं। ठीक है, परजीवी या परोपजीवी कहते हैं जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। ठीक है। पराधीन, जो दूसरे के अधीन हो उसे पराधीन, परतंत्र या परवश कहते हैं। जो दूसरे पर आश्रित हो उसे पराश्रित कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सामान्य भूतकाल का उदाहरण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भूतकाल का उदाहरण पूछा है, कौन सा है इसमें? सीता गई, सीता गई है, सीता गई थी या सीता जा रही थी? कौन सा है इसमें भूतकाल का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। इसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से समझेंगे ताकि आगे ऐसे प्रश्न आपके बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, भूतकाल सॉरी चलिए सामान्य भूतकाल पूछा है, क्या होता है ये? पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, सिंपल पास्ट भी बोलते हैं जिसे, सामान्य भूतकाल बोलते हैं उसे। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं सामान्य भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। इनमें से ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सीता गई सामान्य भूतकाल का उदाहरण है ये। अब ये देख लेते हैं कि यदि ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है तो बाकी सब किसके उदाहरण हैं। हो सकता है इनमें से भी कोई आ जाए, तो ये देख लेते हैं हम। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट, सीता गई। सीता गई है, ये क्या हो गया? रिसेंट पास्ट हो गया। ये इसे क्या कहते हैं हिंदी में? आसन्न भूत, ये आसन्न भूतकाल है। सीता गई है, ठीक है, मतलब रिसेंट, अभी गई है, सीता गई है। सीता गई थी, ये क्या हो गया? ये पूर्ण भूत हो गया। सीता गई थी। सीता जा रही थी, ये क्या हो गया? ये अपूर्ण भूत हो गया। क्यों? जा रही थी, गई नहीं है अभी। ये अपूर्ण भूत का उदाहरण है। सीता जा रही थी, सीता गई थी, ये पूर्ण भूत का उदाहरण है। सीता गई है, ये आसन्न भूत का उदाहरण है। और सीता गई, ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। इसे हम पास्ट इंडेफिनिट बोलेंगे। सीता गई है, इसे रिसेंट पास्ट बोलेंगे। सीता गई थी, इसे पास्ट परफेक्ट बोलेंगे। सीता जा रही थी, इसे पास्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ऐसे प्रश्न अब एग्जाम में आए तो आप गलत मत करना, उसे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख लेना, शायद आपका सही हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत वर्ण पूछा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। से, पे, टे या है? आपको दंत वर्ण बताना है। एक प्रश्न मैं रोज इस तरह का लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से आ जाएंगे, क्योंकि एक प्रश्न हर एग्जाम में बनता ही है इस प्रकार का। ठीक है, दंत वर्ण होते कौन से हैं? जिन वर्णों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण दांत व जीवा से होता है।
वो क्या होते हैं? दंत वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लिख लीजिएगा। तय होता है, यह होता है, द होता है, ध होता है, न होता है, ले भी होता है और श होता है। अब आपको आंसर मिल गया है आपका। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। स जो है वो दंत वर्ण है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रात्रि में चलने फिरने वाला, जो रात्रि में चलने फिरने वाला क्या कहलाता है? ये जो खाली जगह दी हुई है इसको आपको भरना है। रात्रि में चलने फिरने वाला क्या कहलाता है? निराकार कहलाता है, निरापद कहलाता है, निशाचर कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही आसान प्रश्न है और सभी को ये लगभग आता भी होगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा होगा इसका आंसर। जल्दी से आंसर दीजिए। रात्रि में कौन चलता है और किसके लिए ये बोला गया है? कौन होते हैं जो रात्रि में चलते फिरते हैं? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। कौन होते हैं जो रात्रि में चलते फिरते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। ठीक है। निराकार किसे कहते हैं? जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं। निरापद किसे कहते हैं? जिसमें हानि या अनर्थ का भय ना हो उसे निरापद कहते हैं। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भागीरथी का पर्यायवाची है। गंगा है, सरिता है, यमुना है या निर्झरणी है? जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए आंसर ले लेते हैं। भागीरथी कहते हैं कि भागीरथी को पृथ्वी पर लाने का श्रेय जो जाता है वो भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा को भागीरथी भी कहते हैं। ठीक है, सरिता जो है वो तो नदी है, वो गंगा जो है ये भागीरथी का पर्यायवाची है। गंगा, सरिता नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि आचरण की सभ्यता की विधा क्या है, तो क्या है ये? निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। हिंदी में प्रश्न बनाने के तरीके बहुत हैं। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, अध्यापक पूर्ण सिंह। इन्हें सरदार पूर्ण सिंह भी कहते हैं। अब शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आचरण की सभ्यता, सरदार पूर्ण सिंह। ठीक है, अध्यापक पूर्ण सिंह भी कहते हैं इन्हें। इनके और भी निबंध हैं, सच्ची वीरता, पवित्रता, मजदूरी, प्रेम और कन्यादान। ये इनके प्रमुख निबंध हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी आ जाए तो आप याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तिमिर का विलोम है। तिमिर का विलोम पूछा है हमसे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, तिमिर का विलोम क्या है। आज के सेशन में मैंने बहुत ही आसान प्रश्न लिए हैं ताकि सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तिमिर का मतलब क्या होता है? अंधेरा या अंधकार होता है। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आ गया हो गया। अंधेरे का क्या होता है? प्रकाश होता है विलोम। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, प्रकाश।
प्रकाश क्या होता है? वह तेज जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश। अच्छा, तृष्णा का विलोम क्या होता है? वितृष्णा होता है। ठीक है। ऊष्मा का विलोम क्या होता है? शीतल होता है ऊष्मा का विलोम। इसका वितृष्णा होता है, भी लगा दो बस इसमें ही। अच्छा, कर्जा का विलोम क्या होता है? कर्जा का विलोम होता है जुर्माना। कर्जा क्या होता है? जो हम किसी से लेते हैं वो कर्जा होता है। जुर्माना क्या होता है? जो हम पर लगाया जाता है वो जुर्माना होता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के विलोम हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मधुमालती किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। मधुमालती किसकी रचना है? कुतुबन की है, मंझन की है, जायसी की है या मुल्ला दाऊद की है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए अपने अपने, किसकी रचना है ये? बहुत ही अच्छी रचना है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। जल्दी से बताइए। चलिए आंसर ले लेते हैं। मधुमालती किसकी रचना है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, मंझन की रचना है ये मधुमालती। कुतुबन की रचना बहुत सारी हैं, लेकिन हम एक देख लेंगे। मृगावती जो है ये कुतुबन की बहुत महत्वपूर्ण और बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। जैसे कि पद्मावत बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। और मुल्ला दाऊद की कौन सी? चंदायन रचना बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। जयसी जी की एक और रचना है आखिरी कलम। आखिरी कलाम वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। याद रखें, नहीं पूछा है, कौन सा नहीं है? शांत रस का स्थायी भाव क्या निर्वेद होता है? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या उत्साह होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या रति होता है? और विभक्त रस का स्थायी भाव क्या जुगुप्सा होता है? मुझे नहीं पता भैया, आप बताइए कौन सा इसमें गलत है। कौन सा गलत है जल्दी से बताइए, और ये भी बता देना यदि वो गलत है तो फिर उसका है क्या आंसर सही। चलिए हम अपना आंसर ले लेते हैं। शांत जो है इसका स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, ये बिल्कुल सही है। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है भाई? क्रोध। ठीक है, क्रोध होता है। उत्साह नहीं होता है, ऑप्शन बी हमारा इसमें बिल्कुल सही होगा। उत्साह किसका होता है? वीर रस का होता है। ठीक है। श्रृंगार रति का है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन हमारा गलत था, वो हमने बता दिया है। उत्साह वीर रस का होता है और रौद्र का क्रोध होता है। ऐसे प्रश्नों में से एक प्रश्न एग्जाम में जरूर बनता है, इन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कर्मधारय समास का उदाहरण है। गगनचुंबी, पाठशाला, प्रेम सागर, नीलकंठ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन है जो कर्मधारय समास का उदाहरण है? चलिए, गगनचुंबी, इसका विग्रह कैसे करेंगे? समास देखने के लिए हमें पहले विग्रह करना पड़ता है, तब हमें पता चलता है कि इसमें कौन सा समास है। कैसे विग्रह करेंगे? गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो इसमें को विभक्ति आ गई, कौन सा होगा? कर्म तत्पुरुष होगा।
तत्पुरुष समास होगा, वो भी कर्म तत्पुरुष। पाठशाला, क्या होगा पाठशाला का? पाठ के लिए शाला, इसमें क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। ठीक है, के लिए आ गया तो ठीक है। इसको करते हैं विग्रह। प्रेम सागर, प्रेम का सागर, का की विभक्ति आई है तो क्या हो गया? इसमें भी तत्पुरुष समास हो गया, संबंध तत्पुरुष। अब ऑप्शन रह गया हमारा नीलकंठ। इनमें से ये सभी तत्पुरुष के उदाहरण हैं। नीलकंठ ऑप्शन जो है, इसको हम कैसे विग्रह करेंगे? नीला है जो कंठ। एक बार इसको अब सही समझना है। डी ऑप्शन हमारा सही है इसमें, कर्मधारय समास। लेकिन इसका विग्रह कैसे करेंगे? यदि हमें कर्मधारय समास में लगाना है तो इसका विग्रह होगा नीला है जो कंठ। ठीक है, ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। लेकिन नीलकंठ जो है वो बहुव्रीहि समास में भी आता है। याद रहे, नीलकंठ बहुव्रीहि समास में भी आता है, लेकिन उस समय उसका विग्रह कैसा होगा? नीला है जिसका कंठ, अर्थात वो कौन है? शिव है, महादेव हैं। ठीक है, नीला है जिसका कंठ। लेकिन यहाँ पे हमसे कर्मधारय समास पूछा है और हमें नीलकंठ ऑप्शन में दिया हुआ है, तो हम कर्मधारय समास लगा देंगे इसमें। लेकिन ऐसा भी हो सकता था कि आपको बहुव्रीहि समास दिया होता यहाँ पे और तब पूछता, तो आपको बहुव्रीहि समास में नीलकंठ को लेना है। ठीक है, इसमें दोनों समास होते हैं, कर्मधारय समास भी होता है और बहुव्रीहि समास भी होता है। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसा नहीं होता है कि दोनों ऑप्शन दिए होते हैं, दोनों ऑप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न मैंने जानबूझकर लिया था आपको समझाने की वजह से। ठीक है, अब आपकी समझ में आ गया होगा। नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव, नीला है जो कंठ वो हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों भैया भैया हैं, प्रॉपर्टी बांट लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा है अनुभाव किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अनुभाव किसे कहते हैं? जिसके हृदय में भाव जागृत हो, जिसके प्रति स्थायी भाव उपजित हो, आशय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को, चित्त में उठने वाले मनोविकारों को। किसको कहते हैं अनुभाव? ये बताना है हमें। जल्दी से आंसर दीजिएगा, अपने अपने आंसर जल्दी से दीजिएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या होता है अनुभाव? चलिए आंसर एक बार ले लेते हैं हम। क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अनुभाव किसे कहते हैं? आशय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को, उसे कहते हैं हम अनुभाव। ठीक है, अनुभाव कहते हैं आशय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। यह विभाव के बाद उत्पन्न होने वाला भाव होता है। जो अनुभाव होता है ना, ये विभाव के बाद उत्पन्न होने वाला भाव होता है। ठीक है, विभाव क्या होता है वैसे? जिसके प्रति स्थायी भाव जागृत होता है उसे कहते हैं विभाव। इस वाले को कहते हैं हम विभाव। ठीक है, जिसके हृदय में जागृत हो उसे कहते हैं आशय। तो इन दोनों का मिश्रित रूप है। आशय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। आशा करते हो आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए। हमें स्त्रीलिंग शब्द अलग करना है, इनमें कौन सा है और पुल्लिंग कौन सा है। तो हमें तो स्त्रीलिंग से मतलब है
हुलास है, हरकत है, हमला है या हवाला है। मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी, आप उसी से कर सकते हैं या आप क्रिया लेकर भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें, आप स्वतंत्र हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। स्त्रीलिंग पूछा है, याद रखें। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर होगा क्या, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। हरकत जो है ये स्त्रीलिंग शब्द होता है। ये हरकत अच्छी नहीं है। कभी आपने देखा है कि अच्छा यूज़ किया है? नहीं ना, अच्छी नहीं है ऐसे यूज़ करते हैं। ऐसे यूज़ करते हैं क्या, ये हरकत अच्छा नहीं है? नहीं करते ना। हमला को कैसे यूज़ करते हैं हम? हमला किया गया, है ना, ऐसे यूज़ करते हैं। की गई, किया गया ही तो बोलते हैं, तो ये पुल्लिंग हो गया। हुलास से भरा, भरी नहीं होता है। भरी होता तो स्त्रीलिंग होता, लेकिन भरा है तो पुल्लिंग है। ठीक है, हरकत हुई है, हुआ नहीं है। ठीक है, हमला जो है ये किया गया है, की नहीं गई है। हवाला जो है ये दिया गया है, दी नहीं गई है। ठीक है, आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। हुलास अच्छा होता है, हरकत अच्छी होती है, हमला अच्छा होता है और हवाला भी अच्छा या बुरा दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, ग्रंथि का तद्भव शब्द है। आपको बताना है ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है। गांठ है, गंठी है, गोधा है या कंठी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या होगा ग्रंथि का तद्भव शब्द। चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ग्रंथि का तद्भव शब्द होगा गांठ। गांठ कहते किसे हैं ये भी देख लेते हैं। शरीर के अंगों की गांठ या जोड़, जहाँ से वे झुकते या मुड़ते हैं, जैसे कौनी है, घुटने हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गांठ कहते हैं। उनको भी गांठ कहते हैं। और एक और चीज़ है, जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके जो नीचे हिस्सा होता है, जैसे जिसे ज़मीन में बोया जाता है, उसे भी हम गांठ कहते हैं। जैसे लहसुन की गांठ है ना, उस चीज़ को भी हम गांठ कह देते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, समाचार में उपसर्ग है। समाचार शब्द में उपसर्ग पूछा है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है। समाचार शब्द में उपसर्ग है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, और हमारे भी आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है ये। जल्दी से आंसर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं या कुछ भी समझ में आता हो वीडियो से, तो आप लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें, ताकि मुझे पता चल सके कि आखिर मैं बना कैसी रही हूँ वीडियो और कैसी लग रही है लोगों को, पसंद आ भी रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। समाचार जो शब्द है इसमें दो उपसर्ग होते हैं, सम प्लस आ। ठीक है, सम प्लस आ प्लस चार, ऐसे शब्द बनता है ये समाचार। ठीक है, ऐसे और भी शब्द होते हैं जिनमें दो दो उपसर्ग लगे होते हैं। जैसे स्वागत शब्द होता है, सु प्लस आ प्लस गत, इसमें भी दो उपसर्ग लगे हुए हैं। अपराजय होता है, इसमें भी ए प्लस परा, ये दो उपसर्ग लगे हुए हैं। और अनाचार, अन प्लस आ, इसमें भी दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक तो अन और एक आ। ऐसे ही समाचार शब्द है, समाचार में दो उपसर्ग लगे हुए हैं, सम और आ। ठीक है, सेशन को इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।